कभी सोचा है कि एक ही दिन की सारी बड़ी खबरें अगर उन्हें एक साथ देखें तो क्या तस्वीर बनती है? 16 सितंबर 2025। इस दिन दुनिया में जंग भी हो रही थी, बड़ी बड़ी राजनीतिक बातें भी, और जश्न भी मनाया जा रहा था। अब सवाल ये है कि क्या ये सब अलग अलग बातें हैं या इनके बीच कोई गहरा कनेक्शन है? आज हम यही कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे, इन डॉट्स को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की। तो हमारा मेन सवाल यही है, क्या ये सब बस अलग अलग घटनाएं हैं या फिर ये सब मिलकर हमें कोई बड़ी कहानी सुना रही हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले दुनिया में चल रहे बड़े झगड़ों की, फिर देखेंगे कि कैसे कुछ पावरफुल लोगों के शब्द सचमुच उथल-पुथल मचा रहे हैं। उसके बाद नजर डालेंगे यूरोप की क्लाइमेट पॉलिटिक्स पर, फिर टेक और डिप्लोमेसी के एक दिलचस्प मामले पर, और आखिर में बात होगी रिकॉर्ड तोड़ने वाली एक शाम की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, और ये सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। तो देखिए, दुनिया में दो बड़े हॉटस्पॉट्स पर क्या हो रहा था। एक तरफ यूक्रेन ने रूस की एक बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया और नतीजा, दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ गए। और जाहिर है मॉस्को ने भी जवाबी कार्रवाई की, मिसाइलों और ड्रोन से। वहीं दूसरी तरफ इजराइल गाजा में अपने ऑपरेशंस को डिफेंड कर रहा था और साथ ही उत्तरी गाजा के लोगों से इलाका खाली करने को कह रहा था, ये इल्जाम लगाते हुए कि हमास उन्हें ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और बात सिर्फ जंग तक नहीं रुकी, ये डिप्लोमैटिक लेवल पर भी पहुंच गई। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान दिया। उन्होंने कहा कि जैसे रूस को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से बाहर किया गया है, ठीक वैसा ही इजराइल के साथ भी होना चाहिए। अब इसके जवाब में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर में हुए हमलों को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि ये आत्मरक्षा का अधिकार है। उनका तर्क सीधा था कि हर देश को अपनी सीमाओं के बाहर भी उन खतरों से निपटने का अधिकार है जो उसके नागरिकों के लिए खतरा हैं। मतलब सेल्फ डिफेंस की बात अब देश की सरहदों तक ही सीमित नहीं रही। तो अब असली हथियारों की लड़ाई से हटकर बात करते हैं शब्दों की लड़ाई की। कैसे कुछ पावरफुल लोगों के बयान असल दुनिया में बड़ा असर डाल रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एलन मस्क। लंदन में एक रैली में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो काफी भड़काऊ था। उन्होंने कहा, हिंसा आपकी तरफ आ रही है, या तो लड़ो या मरो। ये दिखाता है कि कैसे इतने बड़े और प्रभावशाली लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो समाज को बांट सकती है। और इन शब्दों का नतीजा ये सिर्फ बातें नहीं थी, ये असल हिंसा में बदल गईं। उसी रैली में जो झड़पें हुईं उसमें 26 पुलिस ऑफिसर घायल हो गए। ये एक सीधा रिमाइंडर है कि कैसे भड़काऊ शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, उनका असर जमीन पर दिखता है और वो खतरनाक हो सकता है। चलिए अब एक अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट पर चलते हैं। ये लड़ाई यूरोप में हो रही है, क्लाइमेट पॉलिसी को लेकर। यहाँ बंदूकें नहीं चल रही, पर दांव पर लगी हैं नीतियाँ, इंडस्ट्री और हमारा भविष्य। तो इस पूरी बहस के सेंटर में है एक नंबर, 90%। यूरोपियन कमीशन ने ये टारगेट रखा है कि 2040 तक CO2 एमिशन में 90% की कमी की जाए। अब ये सुनने में जितना बड़ा लगता है, उतना ही मुश्किल है इस पर सबकी सहमति बनाना। और ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि यूरोप के देश इस पर बटे हुए हैं। एक तरफ हैं जर्मनी और नीदरलैंड्स जो कहते हैं हाँ ये करना है, और दूसरी तरफ है फ्रांस, इटली, हंगरी जैसे देश जो कह रहे हैं रुको, थोड़ा धीरे चलो, या इस फैसले को अभी टाल दो। तो सवाल ये है कि इस देरी से फर्क क्या पड़ता है। देखिए, इसके असर काफी सीरियस हैं। सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज को समझ नहीं आता कि उन्हें आगे क्या करना है, तो वो नए इन्वेस्टमेंट करने से हिचकती हैं। दूसरा, ये पॉलिटिकल बार्गेनिंग का मौका दे देता है। और शायद सबसे बड़ा असर ये है कि COP30 जैसे बड़े क्लाइमेट समिट से ठीक पहले एक ग्लोबल लीडर के तौर पर EU की इमेज को धक्का लगता है। अच्छा, अब चलते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जहां हाई लेवल डिप्लोमेसी और ग्लोबल टेक मिलते हैं, और इसके सेंटर में है डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पुरानी और नई दोनों तरह की पॉलिटिक्स का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मिक्स देखने को मिलेगा। तो एक तरफ तो ट्रंप की UK विजिट थी जो बिल्कुल ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी वाली थी। किंग चार्ल्स के साथ डिनर, प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग और टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर एनर्जी पर बड़े बड़े सौदों की बात। और फिर आती है दूसरी साइड,
ट्रंप का मॉडर्न, थोड़ा सा रहस्यमयी अंदाज। किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बजाय उन्होंने टिकटॉक डील के बारे में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक क्रिप्टिक सा पोस्ट कर दिया। इससे बस अटकलें ही लगाई जा सकती थीं। ये भी एक तरह की बयानबाजी है, लेकिन यहाँ इसे डिप्लोमेसी के एक टूल की तरह यूज किया जा रहा है। वैसे ये समझना जरूरी है कि ये टिकटॉक का पूरा मामला शुरू ही क्यों हुआ था। असल में चिंता थी नेशनल सिक्योरिटी की। डर ये था कि टिकटॉक के जरिए अमेरिकन यूजर्स का डेटा चाइनीज गवर्नमेंट के पास पहुंच सकता है। चलिए अब पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और बात करते हैं एक ऐसी शाम की जहां क्रिएटिविटी और टैलेंट को सेलिब्रेट किया गया, यानी 77th एमी अवार्ड्स। और उस रात एक इतिहास बना। सिर्फ 15 साल के ओवेन कूपर ने एमी अवार्ड जीता। वो एमी जीतने वाले सबसे कम उम्र के मेल एक्टर बन गए। कमाल की बात है ना? पर रिकॉर्ड्स का टूटना यहीं खत्म नहीं हुआ। एक और बड़ा नंबर था, 13। एक ही स्टूडियो ने एक रात में 13 एमीज जीते। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड था और ये दिखाता है कि वो स्टूडियो उस रात कितना डोमिनेंट था। इनके अलावा भी कई बड़े विनर्स थे, जैसे द पिट को बेस्ट ड्रामा का अवार्ड मिला, नोआ वाइल को उनका पहला एमी मिला और जीन स्मार्ट ने भी एक और एमी अपने नाम किया। तो 16 सितंबर 2025, इन सारी घटनाओं को एक साथ देखने के बाद हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। क्या ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर है जो झगड़ों, तीखी बयानबाजी और पॉलिटिकल डेडलॉक में बिखर रही है, या ये बस एक आम दिन है, एक और मंगलवार, जहां एक तरफ कॉन्फ्लिक्ट है तो दूसरी तरफ आर्ट और अचीवमेंट का सेलिब्रेशन भी? शायद सच इन दोनों के बीच ही कहीं है, और ये सोचने वाली बात है।